मेरा नाम है अली इमरान। अली इमरान MSCDSC ऑक्सन। हेलो दोस्तों, H2 here। इमरान ने कार आदम कॉलोनी के चौक पर जाकर एक साइड पर रोकी और फिर नीचे उतरकर वो तेज तेज कदम उठाता आगे बढ़ गया। आदम कॉलोनी एक जदीद रिहायशी कॉलोनी थी और यहाँ उम्रा तबके के अफराद रहते थे, इसलिए तमाम कोठियाँ खासी बड़ी और एक दूसरे से फासले पर वाक़या थीं। चूँकि टाइगर ने कोठी का नंबर 8 बताया था, इसलिए इमरान ने कार पहले ही चौक पर रोक दी थी, क्योंकि जाहिर है 8 नंबर कोठी चौक के करीब ही होगी। वो तेज तेज कदम उठाता आगे बढ़ा जा रहा था और फिर थोड़ी दूर जाने के बाद उसे कोठी नंबर 8 नजर आ गई। सुर्ख रंग के पत्थरों से बनी हुई खासी खूबसूरत कोठी थी। अभी वो इससे कुछ फासले पर था कि एक जेरे तमीर कोठी की दीवार के पीछे से टाइगर निकला और इमरान की तरफ बढ़ा। बॉस, वो कार और इन औरत दोनों अंदर हैं, टाइगर ने करीब आकर कहा। अकबी तरफ को चेक कर लिया था? इमरान ने पूछा। यस बॉस, अकबी तरफ दूसरी कोठी की पुष्ट मिली हुई है और इस कोठी में एक सरकारी दफ्तर है, साइड गली भी एक तरफ है और वो मेरे सामने रही है, टाइगर ने जवाब दिया। 7 वाली कोठी भी खाली नजर आती है। इमरान ने 8 नंबर कोठी से मुलाकात 9 नंबर कोठी को गौर से देखते हुए कहा। यस बॉस, मैं उसे चेक कर चुका हूँ, कोठी खाली है, टाइगर ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। किस तरह चेक किया था? क्या अंदर गए थे? इमरान ने चौंक कर पूछा। नो बॉस, अगर अंदर जाता तो फिर हो सकता था कि मेरे अंदर जाने के वक्फे में वो औरत निकल जाती। मैंने कोठी के माहौल को देखकर चेक किया और फिर जाकर कॉल बेल का बटन दबा दिया, लेकिन मुसलसल घंटी बजने के बावजूद कोई जवाब ना आया। तब मैंने गौर से देखा तो फाटक की जेली खिड़की के कुंडे को एक तार से बंद किया गया था, टाइगर ने जवाब दिया। ओह, फिर तो वाकई खाली हुई। तुम यहीं रहो और ख्याल रखो, मैं अंदर जाता हूँ, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और तेजी से 9 नंबर कोठी की तरफ बढ़ गया। उसकी दूसरी तरफ साइड गली थी। वो इस गली में आया और फिर इधर उधर देखकर उसने जंप लिया और एक लम्हे बाद वो कोठी की कदरे नीचे दीवार फलांकर अंदर कूद चुका था। कोठी वाकई खाली पड़ी हुई थी, क्योंकि लॉन की हालत और पोर्च और बरामदे में जमी हुई गिर्द बता रही थी कि वो काफ़ी अरसे से खाली है। वो तेजी से लॉन क्रॉस करता हुआ दरमियानी दीवार की तरफ बढ़ा, लेकिन उसी लम्हे उसे दूसरी तरफ 8 नंबर कोठी से बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। बोलने वाली गैर मुल्की औरत थी। इमरान दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। यहाँ से आवाज़ें ज़्यादा वाज़िया सुनाई दे रही थी। हमने रॉक्सन को हर सूरत में तलाश करना है। मुझे यकीन है कि रॉक्सन ने इवंस के लिए गद्दारी की है। इवंस यहाँ लाजमन मौजूद होगा। उसकी वो मक्कार बूढ़ी मदाम फ्राउ को मैंने क्लब में देखा था, लेकिन मैं ये समझी थी कि वो वैसे ही घूमने फिरने यहाँ आई होगी। नस्वानी आवाज का लहजा खासा गुस्सीला था। मैडम, रॉक्सन से तो इवंस के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं। वो तो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। रॉक्सन उसके लिए कैसे गद्दारी कर सकता है? एक और आवाज सुनाई दी। मैं भी यही समझती रही हूँ, लेकिन अब मुझे ख्याल आ रहा है कि ये सब कुछ ड्रामा था। इवंस की पुरानी आदत है कि वो खुद लूमड़ी की तरह पीछे छुपा रहता है। जब दूसरा कोई शिकार खेल लेता है तो फिर उससे शिकार छीन कर ले जाता है। काश मुझे पहले जरा सा भी अंदाजा हो जाता कि रॉक्सन इस तरह गद्दारी करेगा तो मैं उसे गोलियों से चलनी कर देती, लेकिन उसने मुझे जरा बराबर भी शक नहीं पड़ने दिया। मैडम की तेज आवाज सुनाई दी। मैडम, आपने मदाम फ्रा को कौन से क्लब में देखा था? माइकल ने पूछा। स्नो वाइट क्लब। स्नो वाइट क्लब में उसके साथ कोई मुकामी आदमी भी था और वो दोनों बड़े घुल मिल कर बातें कर रहे थे। मैं उसे देखकर चौंकी थी। उस वक्त भी रॉक्सन ही मेरे साथ था। मैंने रॉक्सन से बात की थी, लेकिन रॉक्सन ने मुझे ये बताकर मुतमिन कर दिया था कि मदाम फ्राउ अपने आप को अरबपति बेवा जाहिर करके ऐसे लोगों को निचोड़ लेती है जो ऐसी बेवाओं से दौलत के लालच में शादी करने के लिए पागल हो रहे होते हैं। इस मकसद के लिए वो मुसलसल मुख्तलिफ मुल्कों में घूमती फिरती रहती है, अपनी मर्जी का शिकार तलाश कर सके। लेकिन अब मुझे यकीन है कि मदाम फ्राउ को इवन साथ लेकर आया होगा, क्योंकि वो हमेशा अहम कागजात किसी जगह से निकालने के लिए मदाम फ्राउ को ही इस्तेमाल करता है। मैडम की आवाज़ सुनाई दी। ओ मैडम, अगर ऐसा है तो फिर हमें इस मदाम फ्राउ को तलाश करना चाहिए, उससे हमें फाइल मिल सकती है, माइकल ने कहा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम सब अब ऐसा करो कि शहर में फैल जाओ और इस रॉक्सन इवंस और इस मदाम फ्राउ को तलाश करो। इनमें से जो एक भी नजर आ जाए तो हम फाइल दोबारा हासिल कर सकते हैं। मैं खुद एयरपोर्ट पर रहूंगी ताकि अगर
मदाम फ्राउ फाइल समेत यहाँ से निकलना चाहे तो मैं उसे वही ढेर कर सकूं। अब हम सब राब्ते के लिए 01 ट्रांसमीटर इस्तेमाल करेंगे। मदाम ने तेज लहजे में हदायत देते हुए कहा। यस मैडम, लेकिन वो सुपरिटेंडेंट फयाज वो तो आज़ाद हो चुका है, वो मुझे और आपको देख चुका है, इसलिए मेरा ख्याल है हमें मेकअप कर लेना चाहिए। माइकल की आवाज़ सुनाई दी। ओह हाँ, बाकी ठीक है, हमें वाकई मेकअप में ही होना चाहिए, जल्दी करो, सब मेकअप करके तलाश शुरू कर दो। मदाम की आवाज़ सुनाई दी और इमरान तेज़ी से वापस मुड़ा। वो सारी सूरत हाल समझ गया था। इस मदाम ने फयाज के दफ्तर से असल फाइल हासिल की और फिर उसके साथी रॉक्सन ने गद्दारी की और वो फाइल लेकर निकल गया। इवंस का नाम सामने आते ही वो इसे भी पहचान गया था। इवंस एक्रीमा की एक मुजरम तंजीम का सरगना था। काफ़ी अर्सा पहले वो इमरान से टकराया था, लेकिन मिशन नाकाम हो जाने के बावजूद वो निकल जाने में कामयाब हो गया था और टाइगर की रिपोर्ट में वो रॉक्सन का नाम सुन चुका था, वही गैर मुल्की जो टॉम के दफ्तर में मौजूद था और टाइगर के हाथों मारा गया। इसका मतलब था कि रॉक्सन यहाँ से निकलकर सीधा टॉम के पास गया होगा और जाहिर है फाइल भी इस टॉम के जरिए इवंस तक पहुंची होगी, इसलिए उसने फौरी तौर पर इस टॉम को कवर करने का प्रोग्राम बना लिया था, क्योंकि इस वक्त उसके नज़दीक मदाम और उसके साथियों की गिरफ्तारी से इस फाइल की बरामदगी ज़्यादा ज़रूरी थी। मदाम और उसके साथियों को तो किसी भी वक्त कवर किया जा सकता था। चूँकि वो तेज़ी से दौड़ता हुआ वापस पहले वाली दीवार के करीब आया और दूसरे लम्हे कूदकर वो साइड गली में पहुंच चुका था। साइड गली से निकलकर वो सड़क पर आया और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ इसी तरह चौक की तरफ बढ़ने लगा जैसे वो यहाँ का रहने वाला हो और पैदल चलकर चौक की तरफ जा रहा हो। उसने सर पर हाथ फेरकर टाइगर को भी अपने पीछे आने का एक मखसूस इशारा कर दिया था। चुनांचे जब वो अपनी कार के पास पहुंचा तो टाइगर भी दूसरी तरफ से करीब पहुंच चुका था। वो रॉक्सन मदाम पार्कर से फाइल लेकर फरार हो गया है और तुम कह रहे थे कि वो टॉम के पास मौजूद था, इसका मतलब है कि फाइल टॉम के पास पहुंच चुकी है। इमरान ने तेज लहजे में कहा और कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। टाइगर भी सर हिलाता हुआ दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर बैठ चुका था और इमरान ने तेजी से कार आगे बढ़ा दी। बॉस, रॉक्सन की तलाशी मेरे सामने टॉम ने ली थी। उसकी जेब से बटवा और बड़े नोटों की 3 गुटियों के अलावा कुछ ना था। बटवे में भी कोई खास चीज़ ना थी। टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा, हो सकता है फाइल का सौदा टॉम ने किसी पार्टी के लिए किया हो, वो गुड़िया इस फाइल के मुआवजे के तौर पर दी गई हो। बहरहाल रॉक्सन तो मर चुका है, इसलिए अब टॉम के जरिए ही बात आगे बढ़ सकती है। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। कार अब कॉलोनी से निकलकर शहर की तरफ जाने वाली सड़क पर खासी तेज रफ्तारी से बढ़ी जा रही थी। टॉम के मुतालिक अब तक तो कोई रिपोर्ट नहीं मिली। उसका ताल्लुक किसी गैर मुल्की पार्टी से है या नहीं, इसका खास आदमी मेरा मुखबर है। टाइगर ने होंठ चबाते हुए कहा। अरे हाँ, ये बताओ तुम स्नो वाइट क्लब में जाते रहते हो या नहीं? इमरान ने चूं करे ख्याल के आते ही पूछा। जी हाँ, अक्सर जाना होता है क्योंकि वहाँ बड़े बड़े सरकारी अफसर आते रहते हैं। टाइगर ने चूं कर जवाब देते हुए कहा। वहाँ किसी मदाम फ्राउ के मतलब सुना है तुमने? कोई अरबपति क्रीमन बेवा मदाम फ्राउ? नहीं बास, अब तक तो नहीं सुना। वैसे वहाँ गैर मुल्की औरतें और मर्द तो काफ़ी तादाद में आते भी हैं और कई तो वहाँ रहते भी हैं। टाइगर ने जवाब दिया और इमरान सिर्फ होंठ बींच लिए, कोई जवाब न दिया। कार मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद जब गोल्डन एयर नाइट क्लब वाली सड़क पर पहुंची तो दूर से आसमान पर मौजूद गिर्द के बादल देखकर इमरान चौंक पड़ा और जब वो कुछ आगे गए तो इमरान के बिंचे हुए होंठ ज़्यादा बिंच गए क्योंकि आगे सड़क पुलिस ने ब्लॉक कर रखी थी। ओ बॉस, ये गिर्द तो गोल्डन एयर नाइट क्लब वाली जगह से उड़ रही है, टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा और इमरान ने सर हिलाते हुए कार एक तरफ रोकी और फिर नीचे उतरकर वो एक पुलिस कांस्टेबल की तरफ बढ़ गया। क्या हुआ है यहाँ? इमरान ने इस सिपाही से मुखातिब होकर संजीदा लहजे में पूछा। नाइट क्लब को बम से उड़ा दिया गया है, सिपाही ने बेजार से लहजे में जवाब दिया। शायद वो लोगों की मुसलसल इंक्वायरी से बुरी तरह बेजार हो चुका था, इसीलिए इमरान को एक तरफ मौजूद डीएसपी शाहिद नज़र आ गया जो पहले इंटेलिजेंस में था। वो वहाँ से पुलिस में शिफ्ट हो गया था। फयाज और सर रहमान की वजह से इमरान से अच्छी तरह वाकिफ था। इमरान तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ गया। ओह इमरान साहब आप? डीएसपी शाहिद ने इमरान को देखकर चूमते हुए कहा। मैं भी सोचता था कि तुम इंटेलिजेंस छोड़कर पुलिस में क्यों शिफ्ट हुए हो। आज पता चला कि तमाशा देखने का मौका इस महकमे में ज़्यादा मिलता है। वहाँ इंटेलिजेंस में तो स्मगलरों और मुजरमों के पीछे भागना पड़ता है, यहाँ क्या है, बस इत्मीनान से एक तरफ खड़े होकर तमाशा देखते रहो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और शाहिद खिलखिलाकर हंस पड़ा। जिसे आप तमाशा कह रहे हैं वहाँ 25 अफराद हलाक हुए हैं और 60-70 शदीद जख्मी हैं। बड़े बड़े अफसर आए हुए हैं, इसलिए छोटे अफसर तमाशा ही देख सकते हैं। शाहिद ने हंसते हुए कहा। ओ इस कदर तबाही, मगर हुआ क्या है? क्या कोई तकरीब कारी हुई है?
तकरीबकारी होती तो क्लब के अंदर हाल में या बरामदे में बम फटता। ये बम क्लब के मालिक टॉम के दफ्तर में फटा है। अलबत्ता बम इस कदर खौफनाक था, पूरा नाइट क्लब ही जरों में तब्दील हो गया है। टॉम बेचारे की तो बोटियां उड़ गई होगी। वो इस वक्त दफ्तर में ही मौजूद था। डीएसपी शाहिद ने जवाब देते हुए कहा, ये वाकया किस वक्त हुआ है? इमरान ने पूछा। आधा घंटा गुजर गया होगा। इतवाक से मैं करीब ही गश्त पर था, इसलिए सबसे पहले मैं ही यहाँ पहुँचा। फिर मैंने फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस वगैरह का तलब की और लाशें निकाल ही रहे थे कि आला हुकाम भी आ गए और नतीजे में मुझे साइड पर होना पड़ा। शाहिद ने जवाब दिया। तुमने टॉम की लाश कैसे पहचानी? इमरान ने पूछा। टॉम को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। उसका दायां हाथ साबित मिला है और टॉम के दाएं हाथ की छोटी उंगली डबल थी। और जख्मियों ने भी यही बयान देते हुए कि टॉम अपने दफ्तर में था और धमाका उसके दफ्तर में ही हुआ है। शाहिद ने जवाब देते हुए कहा, ओके, तुम्हें तो तमाशा देखने की तनख्वाह मिलती है, इसलिए देखते रहो, लेकिन मैं तो मजदूर आदमी हूँ, मुझे ये तमाशा महंगा पड़ेगा, इसलिए खुदा हाफिज, इमरान ने कहा और तेज़ी से मुड़कर अपनी कार की तरफ बढ़ने लगा। जब वो कार के करीब पहुंचा तो एक तरफ से टाइगर भी आ गया। इमरान के बैठते ही वो भी साइड सीट पर बैठ गया। बॉस, टॉम हलाक हो चुका है, मैंने मालूम किया है, टाइगर ने कहा। हाँ, मुझे मालूम है। इसका मतलब है कि ये लोग हमसे 2 कदम आगे चल रहे हैं। पहले मिस कॉस्टर का क्लू मिला तो मिस कॉस्टर को हलाक कर दिया, अब टॉम का क्लू मिला है तो टॉम का खात्मा कर दिया गया है। रॉक्सन को तो तुमने हलाक कर दिया, इसलिए अब एक बार फिर हम वहीं हैं जहां से चले थे, इमरान ने उलझे हुए लहजे में कहा और कार मोड़कर आगे बढ़ गया। उसका चेहरा इस वक्त पत्थर की तरह सख्त हो रहा था, क्योंकि इस बार वाकई सूरत हाल मुसलसल उसके खिलाफ जा रही थी। मुल्क की अहम तरीन फाइल भी गायब थी और अभी तक ये भी बना पता चला था कि मुजरम हैं कहाँ। टाइगर भी खामोश बैठा हुआ था। जाहिर है उसके पास भी कहने के लिए कुछ ना था। इमरान कार ड्राइव करता हुआ मुख्तलिफ सड़कों से गुजरकर जब स्नो वाइट क्लब के करीब पहुंचा तो टाइगर चौंक पड़ा। आप इस मदाम फ्राउ के मुतालिक मालूमात हासिल करना चाहते हैं? टाइगर ने कहा। हाँ, शायद इसके ज़रिए कुछ मालूम हो जाए, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। मैं अभी मालूम कर लेता हूँ, मेरा एक दोस्त यहाँ मौजूद है, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। ओके, तो मालूम करो, और अगर यहाँ वो ना रहती हो तो किसी तरह उसका हुलिया मालूम करो और फिर उसे तलाश करने की कोशिश करो। मैं अब वापस जा रहा हूँ, मुझे फ़ोन कर लेना, इमरान ने कार एक साइड पर रोकते हुए कहा। और टाइगर सर हिलाता हुआ कार से उतरा और लंबे लंबे डग भरता हुआ स्नो वाइट क्लब के कंपाउंड गेट की तरफ बढ़ता चला गया। टेलीफोन की घंटी बजते ही मेज के पीछे बैठे हुए इवंस ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, इवंस ने तेज लहजे में कहा। रिचर्ड बोल रहा हूँ बॉस, आपको एक अहम इत्तला देनी है। दूसरी तरफ से एक मोतबाना आवाज सुनाई दी। कैसी इत्तला? इवंस ने चौंक कर पूछा। बॉस, अभी अभी मुझे इत्तला मिली है कि स्नो वाइट क्लब में मदाम फ्राउ के बारे में पूछताछ की गई है। पूछताछ करने वालों में से एक मुकामी आदमी बताया जाता है जिसका नाम टाइगर है और दूसरा गैर मुल्की था। उन्हें वहां से ये मालूम हो गया है कि मदाम फ्राउ ने क्लब छोड़ दिया है और वो आज रात की फ्लाइट से वापस एक्रीमा जा रही है, रिचर्ड ने कहा। और इवंस रिचर्ड की बात सुनकर बुरी तरह चुप पड़ा। ओह, फिर इस टाइगर और गैर मुल्की का कुछ पता चला? इवंस ने होंठ चबाते हुए पूछा। नो सर, ये तो इत्तेफाक से हमारा एक आदमी मदाम फ्राउ से कोई बात करने वहां गया तो उसे मदाम फ्राउ वाले कमरे के बैरे ने बताया कि 2 घंटे कबल यके बाद दीगरे 2 आदमी मदाम फ्राउ के मतलब पूछताछ करने आए थे। इनमें से इस मुकामी को वो जानता था, इसलिए उसने उसका नाम बता दिया, जबकि गैर मुल्की उसके लिए अजनबी था। मुझे ख्याल आया कहीं इसका ताल्लुक मदाम पार्कर से ना हो, चनाचे मैंने उससे उसका हुलिया पूछा, लेकिन इस हुलिये का कोई आदमी मदाम पार्कर के ग्रुप में नहीं है, रिचर्ड ने तफसील बताते हुए कहा। टाइगर मदाम फ्राउ के मतलब पूछ रहा था? वेरी बैड, ये यहाँ के लोग मुझे शैतानों की औलाद लगते हैं। अब मुझे यकीन आ गया कि इस टाइगर का ताल्लुक यकीनन इमरान से है, इवंस ने इंतहाई चिल्लाए हुए लहजे में कहा। मगर बॉस, वो तो उसे मुकामी बदमाश कह रहा था, सीक्रेट एजेंट तो बदमाशियां नहीं करते फिरते, रिचर्ड ने हैरत भरे लहजे में कहा। पहले यही टाइगर टॉम के पास पहुंचा, वहां उसने रॉक्सन को कत्ल किया और टॉम के बकौल उसके रोकने की कोशिश के बावजूद निकल गया। वो वहां मदाम पार्कर के मुतालिक पूछताछ कर रहा था। शुक्र है कि उसके वहां पहुंचने से पहले ही टॉम अपनी असिस्टेंट के हाथों फाइल मुझे भिजवा चुका था, लेकिन चूंकि टॉम नजरों में आ चुका था और चूंकि वो मुकामी आदमी है, इसलिए किसी भी वक्त वो हमारी निशानदेही कर सकता था। इसलिए मैंने टॉम का खात्मा करके दरमियानी राब्ता मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। लेकिन अब तुम कह रहे हो कि वो टाइगर मदाम फ्राउ को पूछता फिर रहा है, इसका
मतलब है कि ये लोग किसी पुरस्कार जरिए से ये जान चुके हैं कि फाइल मदाम फ्राउ के पास है। इसलिए अब जैसे ही मदाम फ्राउ एयरपोर्ट पहुंचेगी ये लोग उसे घेर लेंगे। नतीजा ये कि फाइल उनके हाथ पहुंच जाएगी और जहां तक इस गैर मुल्की का ताल्लुक है वो लाजमन मेकअप में होगा और उसका ताल्लुक यकीनन मदाम पार्कर से ही होगा। मदाम फ्राउ उसकी नजरों में आ चुकी होगी और उसे देखते ही वो चालाक औरत समझ गई होगी कि मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। रॉक्सन को चूंकि मेरे ग्रुप से ही तोड़ा गया था इसलिए रॉक्सन की गद्दारी के साथ ही उसे मेरा ख्याल आया होगा और अब वो मदाम फ्राउ के जरिए मुझ तक पहुंचना चाहती होगी। ये तो बहुत ही बुरी खबर सुनाई तुमने, इवंस ने इंतहाई उलझे हुए लहजे में तजिया करते हुए कहा। बॉस, वाकई अब आपके तजिए के बाद तो सूरत हाल इंतहाई खराब नजर आ रही है। फिर क्या किया जाए? मदाम फ्राउ को रोक दिया जाए? रिचर्ड ने कहा। फाइल तो अब हमने बहरहाल निकालनी ही है क्योंकि मेरी पार्टी से बात हो चुकी है। अव्वल तो अब मैं उसे रोक नहीं सकता और अगर रोक भी लूं तब भी किसी ना किसी तरह निकलना तो है ही। और जिस पुरस्कार अंदाज में ये लोग काम कर रहे हैं इससे मुझे हकीकत में ये खतरा लाक हो गया है कि अगर फाइल रुक गई तो फिर ये लोग हम तक किसी ना किसी तरह पहुंच जाएंगे। इसलिए एक काम हो सकता है कि हम मदाम फ्राउ को मेकअप में भिजवा दें। वो अजीज़ खान से भी कोई ना कोई बहाना कर सकती है और अजीज़ खान की वजह से कोई उसे चेक भी ना कर सकेगा। इस तरह वो आसानी से फाइल निकाल कर ले जाएगी। इस तरह हमारा सारा मसला हल हो सकता है। इवंस ने जवाब दिया। बॉस, मदाम फ्राउ स्नो वाइट क्लब में ही इस अजीज़ खान से मुलाकातें करती रही है और ये अजीज़ खान मदाम फ्राउ के कमरे में भी आता जाता रहा है। ऐसा ना हो कि इन लोगों को अजीज़ खान के मुतालिक सुनगुन मिल चुकी हो। आखिर वो मुकामी आदमी है और मशहूर अफसर है और अजीज़ खान की वजह से वो मदाम फ्राउ को मेकअप के बावजूद भी पहचान लेंगे। रिचर्ड ने कहा। ओ वाकई तुम्हारी बात दुरुस्त है। ओह ओह, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अब तो बड़ा मसला बन गया इस फाइल को निकालना और मैं चाहता हूं कि ये फौरी तौर पर मुल्क से बाहर निकल जाए ताकि हमारा मिशन मुकम्मल हो जाए। इवंस ने कहा। बॉस, ऐसा ना करें कि इस फाइल का पैकेट बनाकर उसे एयर कार्गो से बुक करा दें। इस तरह किसी को खबर भी ना होगी और फाइल इत्मीनान से निकल जाएगी। रिचर्ड ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद तजवीज़ पेश करते हुए कहा। ओह नहीं, उन्होंने हर तरफ चेकिंग कर रखी होगी। उन्हें भी मालूम होगा कि फाइल इस तरह भी मुल्क से बाहर भिजवाई जा सकती है। इसलिए मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। हाँ, अलबत्ता एक काम हो सकता है, हम इस फाइल को आम डाक के जरिए वापस भिजवा दें। मुझे यकीन है आम डाक की चेकिंग वो ना कर सकेंगे। इवंस ने कहा। लेकिन बॉस, आम डाक में अगर फाइल गुम हो गई तो ये पसमानदा मुल्क है। यहाँ के लोग इस कदर जिम्मेदारी से काम नहीं करते जिस तरह जिम्मेदारी से हमारे मुल्कों में काम होता है। मेरे जहन में भी एक और तजवीज़ आई है। अगर हम एक्रीमा जाने वाली फ़्लाइट के किसी स्टीवर्ड वगैरह को अगवा करके उसकी जगह अपना आदमी भिजवा दें तब ये फ़ाइल बगैर चेकिंग के आसानी से निकल सकती है। रिचर्ड ने जवाब देते हुए कहा। तजवीज़ तो ठीक है लेकिन इस पर फौरी अमल मुश्किल है। स्टीवर्ड का राब्ता बेशुमार अफराद से होता है और इस कदर जल्द हम उसके हर राब्ते के बारे में मालूमात हासिल नहीं कर सकते। नतीजा ये भी हो सकता है कि वो किसी भी गलती की बिना पर चेक होकर पकड़ा जा सकता है। ओके, फिलहाल मैं फ़ाइल रोक लेता हूँ, फिर सोचकर कोई सही तरकीब निकाल लूँगा। इवंस ने आखिरकार फैसला कुन लहजे में कहा। अब मदाम फ्राउ का क्या करना है? मदाम फ्राउ हमारी अहम मेंबर है, उसे कत्ल नहीं किया जा सकता और अब उसे अजीज़ खान के साथ जाने भी नहीं दिया जा सकता क्योंकि मदाम पार्कर की तरफ से ख़तरा हो सकता है कि वो मदाम फ्राउ को अगवा करके उसके ज़रिए हम तक पहुंच जाए। इसलिए अब मदाम फ्राउ को ना सिर्फ रोकना पड़ेगा बल्कि उसे छुपाना भी पड़ेगा। तुम ऐसा करो कि मदाम फ्राउ को फौरी तौर पर अपने पास बुलवा लो और उसे कह दो कि वो अब किसी सूरत भी बाहर ना जाए। इवंस ने तेज़ लहजे में कहा। यस बॉस, रिचर्ड ने दूसरी तरफ से जवाब दिया और इवंस ने बगैर कुछ कहे रिसीवर रख दिया। उसकी पेशानी लकीरों से भर चुकी थी, आंखें सोचने के अंदाज में सुकड़ी हुई थीं। उसने कुर्सी की पुष्ट से सर टिका दिया। फाइल तो मिल गई, अब उसे निकालूं कैसे? इवंस ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। फिर अचानक वो चूंकर सीधा हो गया। उसके ज़हन में एक ख्याल तेजी से आया था। उसके साथ ही उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। वाह, ये हुई ना तजवीज़। उसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल करते हुए बुड़बुड़ा कर कहा। यस, रिचर्ड स्पीकिंग। दूसरी तरफ से रिचर्ड की आवाज़ सुनाई दी। रिचर्ड, हम ख्वाम का सर खपाते रहे, असल तरकीब तो बिल्कुल सामने की बात थी, उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं गया। इवंस ने मुस्कुराते हुए कहा। वो क्या बॉस? रिचर्ड के लहजे में हैरत के साथ साथ इश्तियाक था। अगर सिर्फ अजीज़ खान बाहर जाए अपने तौर पर और फाइल साथ ले जाए, मदाम फ्राउ उसके साथ हो ही ना, तो फिर कैसा है? अकेले अजीज़ खान पर तो किसी को कोई शक नहीं हो सकता। ऑफिसर तो आते जाते रहते हैं। मदाम पार्कर या वो टाइगर वगैरह जाहिर है मदाम फ्राउ को ही चेक करते रहेंगे। इवंस ने कहा।
ओ बॉस, वेरी गुड। वाकई ये तो सामने की बात थी। मदाम फ्राउ अगर साथ ना हो तो अजीज खान की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं जा सकता। वैसे भी उसका कोई ताल्लुक हमारे साथ तो है नहीं, और मदाम फ्राउ बड़ी आसानी से अजीज खान को कोई बहाना बनाकर अकेला भिजवा सकती है। ओह वेरी गुड बॉस, आपके जहन को दाद देता हूँ, रिचर्ड ने कहा और इवंस मुस्कुरा दिया। ओके, फिर मदाम फ्राउ से रब्ता करके इस तजवीज़ पर फुल प्रूफ अंदाज में अमल दरामद करने का प्रोग्राम बनाओ। और सुनो, फिर भी एहतियातन तुम लोग मेकअप में एयरपोर्ट पर रहोगे ताकि अगर कोई गड़बड़ हो भी जाए तो उसे संभाल सको। इवंस ने जवाब दिया। ठीक है बॉस, अब आप कतई बेफिक्र रहें, फाइल निकल जाएगी, रिचर्ड ने बड़े पुरएतमाद लहजे में कहा। और इवंस ने मुस्कुराते हुए ओके कहा और रिसीवर क्रैडल पर रखकर इत्मीनान भरा तवील सांस लिया। अब उसके चेहरे पर उलझन और सोच के तमाम तासुरात यकलक मिट चुके थे और उसकी जगह गहरे इत्मीनान की झलकियां नुमायां थीं।